दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु और अधातु। इसमें हम बात करने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों को चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले धातुओं की रासायनिक गुणधर्मों की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला बात करेंगे कि जब धातुएं वायु से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं। तो यहाँ पर जो धातुएं होंगी वो वायु से क्रिया करके धातु के क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए कोई धातु है और ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, धातु का ऑक्साइड बनाएगी। एक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, बाकी यहाँ पे एग्जांपल कुछ लिखे हुए हैं उनको भी आप यहाँ पे देखिएगा। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी एक धातु है Cu, क्या है, हमारी कॉपर एक धातु है जो कि ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, यानी ऑक्सीजन O2 से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, धातु का ऑक्साइड। यानी Cu हमारी धातु है और इसका ऑक्साइड मतलब इसके साथ O लगेगा तो यानी CuO या CO2O बनेगा। अब चेक करते हैं, कॉपर पे तो हमारा +2 होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉपर पे +2 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है। तो ये तो पूरा बैलेंस है, तो इसमें ना कम है ना ज़्यादा है, तो बैलेंस है। तो एक Cu के साथ एक O ही होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन O 2 है तो इसके आगे आप 2 से गुणा कराएंगे, लेकिन 2 से गुणा कराएंगे तो Cu भी 2 हो जाएंगे, तो ये यहाँ भी गुणा करा दीजिए। तो यानी 2 कॉपर यानी 2 धातुएं लेनी है, एक ऑक्सीजन का अणु लीजिए तो आपका कॉपर ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड बनेगा। इसके दो अणु, ये प्लस माइनस हमने इसलिए लिखा है कि आपकी रिएक्शन बैलेंस हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कराई भी गई है। तो यहाँ पे देखिए, धातु की जगह पे हमने 2 कॉपर लिए हैं और 2 ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे 2CO यानी कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 4 एल्युमिनियम और 3 ऑक्सीजन के अणु मिलकर Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये रिएक्शन कैसे हुई मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपकी धातु है Al2। ठीक है, Al2 नहीं लिखते हैं, सबसे पहले हम एल्युमिनियम ही लिखते हैं। और ये ऑक्सीजन आपका O2 हो गया, मिलकर ये धातु ऑक्साइड बनाएंगे, मतलब Al के साथ मिलकर कौन बनाएगा, O मिलेगा। अभी हम इतने लिख रहे हैं, Al लिखा O। अब एल्युमिनियम पे प्लस का 3 होता है, ऑक्सीजन पे माइनस का 2 होता है, तो प्लस माइनस बराबर इक्वली होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें तो एल्युमिनियम के पास क्या हो जाएंगे, 2 यानी 6 प्लस के हो जाएंगे। अगर ऑक्सीजन में हम 3 का गुणा कर दें, यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन 3 कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, 3 दूनी 6, ये भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 से गुणा करने पे क्या होगा, एल्युमिनियम आपके 6 हो जाएंगे और ऑक्सीजन अगर आप यहाँ पे 3 रख लीजिए तो 3 दूनी 6, ये भी हो जाएंगे। तो इसीलिए 2AlO3 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये 2 यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है। ठीक है, 2 एल्युमिनियम होंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे और 3 O होंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो Al2O3 आपका यहाँ पे सही होगा। तो Al2O3 बनाने के लिए आपको 2 एल्युमिनियम लेने होंगे और 3 ऑक्सीजन लेने होंगे। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पे रिएक्शन कुछ होती है। तो धातुओं की अधातुओं से वायु से क्रिया कुछ इस प्रकार से होगी। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है कि कुछ आपकी जो धातुएं होती हैं वो रिएक्शन नहीं करती हैं। जैसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है जो सोडियम है और जो पोटेशियम है, इसको वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। यानी सोडियम और पोटेशियम जो होंगे वो वायु यानी ऑक्सीजन के पास यानी संपर्क में आते ही ये क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। तो इनको तो रिएक्शन कराना अच्छा रहेगा नहीं, इसीलिए क्या करते हैं, आग को रोकने के लिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा कि Fe यानी जो लोहा होगा वो वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। इसको वायु के साथ आप गर्म करिए, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन लोहे के जोड़ को, यानी लोहे का जो बारूद बना लीजिए, बिल्कुल जोड़ बना लीजिए, उसको गर्म करिए तो वो तेजी से जलता है, मतलब तेजी से आपका FeO यानी लोहे का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, जो Ag आपकी चांदी है और Au आपका सोना है, ये वायु के साथ क्रिया नहीं करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ याद रखने हैं जो कि आपके यहाँ पे धातुओं की वायु से क्रिया पे यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम अगले रिएक्शन बात करेंगे। यहाँ पे जल से क्रिया हम जब कराएंगे धातुओं की तो क्या बनता है, तो जो धातुएं होती हैं वो जल से क्रिया करके या तो वो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगी या फिर आपका यहाँ पे क्या बनाएंगी, धातु ऑक्साइड बनाएंगी। और साथ ही साथ इनके साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे बनेगी, बन सकती क्या, बनेगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी शॉर्टकट में, अगर धातुएं जल से क्रिया करेंगी तो या तो वे धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, हाइड्रोक्साइड मतलब OH वाला बनाएंगी, या फिर धातु का ऑक्साइड बनाएंगी और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास धातु के रूप में आपके यहाँ पे सोडियम है, क्या है, सोडियम धातु है
और ये जल से क्रिया करेगी यानी H2O से क्रिया करेगी। तो इस कंडीशन में ये क्या करता है, यहाँ पे धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी सोडियम यानी Na और इसका हाइड्रोक्साइड NaOH बनाएगी। ठीक है, Na पे +1 होता है, OH पे -1 होता है, तो ये बराबर है। तो ये फॉर्मूला भी आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बात यह होती है कि यहाँ पे एक O एक H तो जला गया, एक H बच रहा है, लेकिन हमें बनाना है हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे हमें 2 H लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक H जो कम पड़ रहा था, इसलिए यहाँ पे हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 2 से बढ़ा दिया। अब देखिए हमारे पास टोटल कितने H हो गए, 2 दूनी 4 H हो गए। 2 H हमने यहाँ पर लगा दिए, एक H यहाँ पर लगा। अगर हम आगे 2 से गुणा कर दें तो हमारे ये 2 H भी हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 2 के गुणा करने से 2 O हो गए थे, तो हमारे 2 O भी हो जाएंगे साथ में। लेकिन हमारे यहाँ पे 2 Na हो गए, तो इसलिए यहाँ पर आगे 2 Na से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमारी सोडियम धातु है वो जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी धातु का हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, हमने आपको सोडियम और जल का एग्जाम्पल दिया था, NaOH और H2 बना था। इसी प्रकार से कैल्शियम धातु जो होगी वो जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। और ये एग्जाम्पल भी हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। सोडियम और पोटेशियम है, ये जल से क्रिया करेंगी, लेकिन किस जल से करेंगी, ये ठंडे जल से क्रिया करती हैं सिर्फ। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा एल्युमिनियम है, Fe है, Zn है, ये जल की वाष्प से क्रिया करेंगी, यानी जल की वाष्प से ही कराएंगे तो ही रिएक्शन करेंगी। अब यहाँ पे Mg धातु जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ गर्म जल से क्रिया करती है, और जो Au है, Ag है, Cu है, Pb ये जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको आपको अच्छे से इनको अंडरलाइन कर लेना है। चलिए हम अगली रिएक्शन बात करते हैं धातु की अम्ल से क्रिया की। हम तीसरी बात कर रहे हैं धातु की अम्ल से क्रिया की। तो जो धातुएं होती हैं वो अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया है, ये धातुएं हैं और अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएंगी, लवण बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, हमने एग्जाम्पल में धातु Fe ली है और यहाँ पे लवण के रूप में अम्ल के रूप में HCl लिया है। तो FeCl2 बनेगा, क्योंकि Fe पर +2 होता है और Cl पे -1 होता है, इसलिए Cl हमको हम 2 करेंगे। इसलिए यहाँ पे 2 Cl होंगे, तो 2 H से गुणा करके हमने Cl बढ़ा लिए और 2 H हमारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे। इसी प्रकार से एल्युमिनियम धातु की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड लवण अम्ल से कराएंगे, तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। एल्युमिनियम पर +3 होता है, इसलिए इसके साथ जो Cl की संख्या है वो 3 लगाई है। अब यहाँ पे Cl 3 है, तो आगे 2 से गुणा कर दिया, तो 2 3 6 Cl हो जाएंगे, इसलिए इसमें 6 से गुणा किया ताकि 6 Cl हो जाए, और ये 6 H यहाँ पे हाइड्रोजन के रूप में निकाल दिए। तो ये आपके धातु की अम्ल से क्रिया के कुछ एग्जाम्पल हैं। ये आपका फेरस क्लोराइड है, इसका नाम लिख लीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका फेरस क्लोराइड यहाँ पे बना हुआ है। एक फेरिक क्लोराइड होता है जिसका सूत्र FeCl3 होता है, और ये आपका एल्युमिनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे टॉपिक बात करेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वे ऑक्साइड जो ऐसे ऑक्साइड मतलब धातु के साथ एक ऑक्साइड लगा होगा, वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से उनकी क्रिया करा दो तो वो लवण और जल का निर्माण ही करेंगे। तो ऐसे ऑक्साइड जो होंगे वो उभयधर्मी ऑक्साइड होंगे, यानी ऐसे ऑक्साइड ले लीजिए जिनकी आप अम्ल से क्रिया कराइए या क्षार से क्रिया कराइए, दोनों ही कंडीशन में बनने का आपका लवण बनेगा और आपका जल ही बनेगा। तो ये आपकी जो रिएक्शन होगी वो उभयधर्मी होगी। देखिए एग्जांपल, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है, Al2O3 जो आपका है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड जो आपका है ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये HCl से क्रिया करके आपका लवण बनाएगा, यही वाला AlCl3 वाला। तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम थे और 6 HCl से मिलकर 2 AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, और बाकी 6H और 3O मिलकर ये 3H2O जल बना लेंगे। तो यहाँ पर ये लवण है और ये जल है, अम्ल से क्रिया कराई थी। अगली यहाँ पे देखिए यही ऑक्साइड क्षार से, यानी NaOH हमारा क्या है, NaOH हमारा क्षार है, इस क्षार से क्रिया कराएंगे तो 2 Na लेकर यहाँ पे 2 NaAlO2, ये आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या नाम है इसका फ्रेंड्स, यहाँ पे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसका नाम है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये इसका नाम हो जाएगा। ये आपका एक लवण है और इसके साथ में यहाँ पे 2 H हैं और ये एक O निकाल के H2O बना लेंगे। तो यहाँ पर आपका लवण और जल बन रहा है। तो यानी देख लीजिए, एक बार अम्ल से कराया तो भी लवण बना, क्षार से कराया तो भी लवण बना। तो इसलिए जो Al2O3 आपका है ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसके अलावा आपका यहाँ पे Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड, ये भी आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये भी आप याद कर लीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड आपका यहाँ पे एक और हो जाएगा Cr2O3। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, एक रासायनिक गुण हम और डिस्कस करेंगे, चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे हम चौथा यहाँ पे डिस्कस करेंगे रासायनिक गुण। तो यहाँ पे धातुएं जो होती हैं वो अन्य धातु के लवणों से क्रिया करके क्या बनाती हैं। तो मान लीजिए कोई धातु है जो अन्य धातु के लवण के साथ जब क्रिया करेगी तो जो पहली वाली सिंपल धातु होगी वो दूसरे धातु के लवण के साथ जुड़ जाएगी और जो दूसरे धातु की लवण वाली जो धातु होगी वो अलग निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसमें समझ में आपको नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ। मान लीजिए आपकी एक पहली धातु यहाँ पे क्या है, Fe आपकी, यानी ये आपकी आयरन एक धातु है, और दूसरी धातु यहाँ पे Cu है, इसका एक लवण है जिसमें SO4 मिला हुआ है। तो ये आपका क्या है, लवण है, क्योंकि CuSO4 इसमें आपका लवण है। तो ये मिलके क्या करेंगे, पहली जो धातु होगी वो अब लवण बनाएगी, यानी ये वाली Fe जो होगी इस SO4 के साथ मिलकर FeSO4 यानी ये आपका यहाँ पे लवण बना लेगी और दूसरी धातु यहाँ पे शुद्ध रूप में निकल जाएगी। तो ये कहने का मतलब है कि धातु जो होगी अन्य धातु के लवण से क्रिया करके लवण ही बनाएगी, लेकिन दूसरी धातु का लवण बनाएगी। ठीक है, तो ये आपका फेरस सल्फेट है और ये आपका कॉपर सल्फेट है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने यहाँ पे धातुओं के सभी इंपॉर्टेंट रासायनिक गुणों को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम धातुओं की अधातुओं के साथ क्रिया क्या होगी, उसके बाद जो आयनिक यौगिक उसमें बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक जो मेन रहेगा वो आयनिक यौगिकों के बारे में